बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रेलिवेंट हम लोगों ने सबसे पहले ये रिकॉग्नाइज किया कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बेसिकली है क्या, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कह सकते हैं, उसकी एग्जांपल्स वगैरह को हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की रिकॉग्निशन क्राइटेरिया और उसकी मेजरमेंट बेसिस को देखा कि किस तरह से हम इसको मेजर कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट एंड इनिशियल मेजरमेंट हमारे पास क्या होगी। फिर हम लोग अपनी स्टडी टेक्स्ट में गए, हमने फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट कर लिया था। सेकंड पॉइंट बेसिकली रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ही है, जो कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस कर लिया था। लेकिन एक नजर हम लोग जरा अपनी स्टडी टेक्स्ट को देख लेते हैं। लेकिन हमारे माइंड में ना एक स्केच सा बन चुका है कि इनिशियल मेजरमेंट हम लोगों ने, देखो रिकॉग्नाइज कब करेंगे, दो पॉइंट्स है हमारे पास। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स विल फ्लो टू द एंटिटी एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। और इनिशियल जो हम लोगों ने उसकी मेजरमेंट करनी है वो करनी है एट कॉस्ट। लेकिन जब सब्सिक्वेंट पे जाते हैं तो फिर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं कि कॉस्ट पे हम लोगों ने करना है या हम लोगों ने उसको जाकर उसकी फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करना है। अगर कॉस्ट पे करेंगे तो बहुत सिंपल सा है कि कॉस्ट माइनस क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, तो आपके पास डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। हर साल आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसकी डब्ल्यूडीवी के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। लेकिन अगर आप लोग फेयर वैल्यू मॉडल पर हो तो किसी किस्म की डेप्रिसिएशन चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। हर साल एसेट की फेयर वैल्यू आप लोग देखोगे और फेयर वैल्यू में जो भी गेन या लॉस नजर आएगा उस साल की स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाकर चार्ज कर दोगे। ऑलराइट। अच्छा, अब यही सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे देखनी है। सबसे पहले रिकॉग्निशन क्राइटेरिया हमारे पास आया, रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। उसके लिए देखें, the recognition principle is similar to that of property, plant, and equipment, and an owned investment property shall be recognized as an asset when and only when it is probable that the future economic benefits are associated with the investment property will flow to the entity, and the cost of the investment property can be measured reliably। तो ये देखो, ये दोनों बातें हमने इधर कर ली थी। उसके बाद कहते हैं these cost include। अब इसके बारे में भी मैंने आपसे कहा था कि ये कॉस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट में पढ़ा था कि हम लोगों ने कॉस्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल करनी है, इंक्लूड करनी है, एक्सक्लूड करनी है, कितने अमाउंट के साथ आनी चाहिए, वो सारे हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। बिल्कुल वैसे ही these cost include cost incurred initially to acquire an investment property and cost incurred subsequently to add to replace part of or service of property. The cost of the day-to-day servicing, repairs and maintenance of an investment property are recognized in प्रॉफिट और लॉस एज इनकम। तो इसके बारे में IAS 16 में भी हम लोगों ने पढ़ा था, जब हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग कोई सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो हम लोगों ने उसको कैपिटलाइज करना है या एक्सपेंस आउट करना है। तो IAS 16 ने हमें कहा था कि अगर डे टू डे कोई आपके एक्सपेंसेस हैं तो वो रेवेन्यू नेचर के होते हैं, आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके एक्सपेंस आउट कर देने हैं उनको। और अगर कोई ऐसा आप एक्सपेंस करते हो जिससे एसेट की किसी किस्म की कोई लाइफ में इंक्रीज आ जाता है या प्रोडक्टिविटी में इंक्रीज आ जाता है, मतलब अगर इंप्रूवमेंट्स इन एसेट्स हैं तो कैपिटलाइज करने, यहां पर भी बिल्कुल वही सीन है कि आप लोगों ने अगर डे टू डे एक्सपेंसेस हैं उनको तो जाके आपने एक्सपेंस आउट कर देना है, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बना देंगे। पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में हैव बीन एक्वायर्ड थ्रू replacement. For example, the interior walls may be replacements of original walls. In this case, recognize the new part if it meets the recognition criteria and de-recognize the replaced part। अब अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग ना कोई पुराना पूरा ऐसे नहीं चेंज करते, मतलब एक कंप्लीट प्लांट एंड मशीनरी है, उसमें हमने ना किसी एक मोटर को चेंज कर दिया तो एक कोई पार्ट उसका जस्ट रिप्लेस हो रहा है। तो कहते हैं पुराने पार्ट को आप लोग रिप्लेस करो तो डी रिकॉग्नाइज किया करो, और न्यू पार्ट को जब आप लोग आके इंट्रोड्यूस करवाते हो तो उसको रिकॉग्नाइज कर दो उस टाइम पर जब वो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया पर पूरा उतरे। ओके, नेक्स्ट। सब बच्चों को क्लियर ये पॉइंट? मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन, तो इसके लिए तो हमने कहा था कि मेजरमेंट एट रिकॉग्निशन होती है कॉस्ट के ऊपर। तो कॉस्ट के बारे में यहां पर बातें कर रहे हैं
कहते हैं own investment property shall be measured initially at its cost. Transaction cost shall be included in the initial measurement. कि इस टाइम पर अगर किसी किस्म की कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट के उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को एक्वायर करने पर किसी किस्म की कॉस्ट, जैसे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है, मैंने किसी प्रॉपर्टी डीलर को उसका कमीशन वगैरह पे कर दिया, इस किस्म की कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का पार्ट बन जाएगी। ऑलराइट, द कॉस्ट ऑफ परचेज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंप्राइजेज इट्स, अब अगर हम लोग परचेज कर रहे हैं मतलब खुद से नहीं बनाना, परचेज किया तो उसमें क्या चीज आ जाएगी, परचेज प्राइस एंड एनी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर इंक्लूड फॉर एग्जांपल कौन कौन सी चीजें, प्रोफेशनल फी फॉर लीगल सर्विसेज, प्रॉपर्टी ट्रांसफर, टैक्सेस एंड अदर ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ये परचेज प्राइस का पार्ट बन जाएंगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट में शामिल हो जाएंगे। कोई डाउट? IAS 16 जैसे ही रूल्स IAS 14 ने अपना लिए थे। फिर द कॉस्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज नॉट इंक्रीज्ड, मतलब आपने इन चीजों को शामिल नहीं करना। अगर आपको IAS 16 याद हो चैप्टर नंबर 3, तो उसमें भी उसने कुछ आपको एग्जांपल दी थी कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, लेकिन साथ में उसने ये भी बताया था कि कौन से एक्सपेंसेस को आपने कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनाना, कि कौन से आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस नहीं है, वो ये तीनों ही थे। सबसे पहले आया, कहता है कि किसी किस्म का स्टार्टअप कॉस्ट unless necessary to bring the property to the condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management, कि किसी भी बिजनेस एंटिटी को स्टार्ट करने की कॉस्ट कहते हैं ये आप लोगों ने शामिल नहीं करनी। लेकिन आपको याद है कि वहां पर एक और क्राइटेरिया भी था डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस के लिए, तो उसने कहा था कि एसेट को उसकी लोकेशन एंड कंडीशन और उसके साथ था इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। तो यहां पर भी बिल्कुल वैसे ही उसने लिखा है कि उस एसिड को अगर ये अनलेस कि ये नेसेसरी ना हो हमारे लिए कि उस एसिड को हम लोगों ने उसकी इस काबिल बनाना है कि वो ऑपरेटिंग पोजीशन में आ सके, अगर इस किस्म का कोई एक्सपेंस है तो फिर तो कैपिटलाइज होना है। वो तो हमने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस कौन से एक्सपेंसेस होते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो एसिड को उसकी लोकेशन एंड कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट, कि आप उसको इस काबिल बनाओ कि जैसा मैनेजमेंट ने सोचा हुआ है आप उसको उस वर्किंग कंडीशन में लेकर आओ, मतलब अवेलेबल फॉर यूज। इन तमाम चीजों के लिए ना एक ही वर्ड आ जाता है, अवेलेबल फॉर यूज बनाने के लिए अगर कोई एक्सपेंस जरूरी है तो कैपिटलाइज होगा। ऑलराइट, लेकिन अगर जरूरी नहीं है तो फिर आपने उसको एक्सपेंस आउट कर देना है, उसको कैपिटलाइज नहीं करना। उसमें कहते हैं स्टार्टअप कॉस्ट वगैरह भी हो सकती है, जैसा कि आप लोग किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने लगते हैं तो उससे पहले आप लोग उसका इफ्तिताह करवाते हो, स्टार्टअप कॉस्ट पड़ती हैं आप लोगों को, देखें चढ़ती हैं, मौलवियों को भी देते हो, जो चीफ गेस्ट बुलाते हो और वो कोई पॉलिटिशियन है तो उसको भी पे करते हो आप लोग। ओके, कोई बाकी लोगों को बुलाओ, बड़े बड़ों को, तो उनको भी पे कर रहे होते हो, तो ये एसिड की कॉस्ट का पार्ट नहीं बना। क्लियर होगी बात? फिर कहता है ऑपरेटिंग लॉसेस, इसके बारे में आज 16 में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई स्टार्ट में आपका बिजनेस आपको किसी किस्म के कोई बेनिफिट्स नहीं दे रहा होता, आपका एसेट इतने जल्दी आपको बेनिफिट्स नहीं दे रहा होता कि आप लोग प्रॉफिट अर्न कर लो। आपका कोई प्लांट एंड मशीनरी है तो लाजमी बात है कि न्यू प्रोडक्ट बनने के लिए जा रही है मार्केट में, अभी लोग उसको नहीं जानते, अभी आपने मार्केटिंग एक्सपेंसेस नहीं किया, अभी आपने उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट वगैरह नहीं की, तो आपको स्टार्ट में लॉसेस होंगे, लेकिन वो लॉसेस आपने कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनाने। अब मैं आपको आता हूं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर, ये बात तो मैंने कर दी ना, 16 से रेलिवेंट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हम लोगों ने कहा था रेंटल टू अदर्स, कहा था भाई जब तक टेनेंट नहीं आएंगे क्या मुझे रेंटल इनकम हो आएगी, लेकिन मैंने उसके लिए बाकी तमाम, मैंने वॉचमैन भी रखा हुआ है, मैंने सफाई सुथराई के लिए लोग भी रखे हुए हैं, मेरे पास पूरा एक अमला मौजूद है, एक स्टाफ मौजूद है, क्या उनको पे नहीं कर रहा? तो उनको पे कर रहा हूं लेकिन मुझे नहीं आ रही इनकम, क्या मुझे स्टार्ट में लॉसेस नहीं होंगे? तो क्या वो लॉसेस मैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को चार्ज करूं कि भाई तुम्हारी वजह से हुए हैं? नहीं, नहीं चार्ज करने उसको। गॉट इट? बात समझ आ गई होगी आप लोगों को? तो ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड बिफोर द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अचीव्स द प्लान्ड लेवल ऑफ
ऑक्यूपेंसी, कि मेरे पास ना फ्लैट्स हैं, एक ऐसी बिल्डिंग है जिसमें मैंने फ्लैट्स बनाए हुए हैं, फ्लैट्स में रेंट आउट करता हूँ। अब उसमें ना 100 फ्लैट्स हैं इन टोटल, लेकिन 100 सारे के सारे अभी ऑक्यूपाई नहीं हुए, अभी हुए हैं जस्ट 10। लेकिन 10 से जो मुझे इनकम आ रही है ना, उससे ज्यादा मेरे उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रही हैं, तो मैं लॉस में अभी चल रहा हूँ, इवन कि मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट पर भी नहीं हूँ। तो यहां पर वो मुराद है जब उसने कहा ना प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो मुझे प्रॉफिट कब होंगे, जब अच्छे खासे फ्लैट्स रेंट आउट हो चुके होंगे। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज इनकर्ड इन कंस्ट्रक्शन और डेवलपिंग द प्रॉपर्टी। तो जब आप लोग कभी भी खुद से कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं ना, तो एबनॉर्मल वेस्टेज होती है, तो एबनॉर्मल वेस्टेज को आप लोगों ने कभी भी कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट, नॉर्मल हो जाता है कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाता है, लेकिन जो एबनॉर्मल है ना वो कॉस्ट ऑफ एसिड का, मतलब आप लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे थे और आप लेना सीमेंट का पूरा ट्रक मंगवा लिया था, आपको पता था इतना लग जाना है, लेकिन उसमें से ना 20 बोरियां को चोरी करके ले गया, और वो जो 20 थैले को चोरी करके ले गया, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बनाओगे? नहीं, वो तो आपका, ये है एबनॉर्मल लॉस। कि अगर किसी आग वगैरह, आग लग गई, कोई इन्वेंट्री जल गई, उस वजह से कोई नुकसान हो गया, कोई चोरी हो गई, इस किस्म का किसी किस्म का कोई नुकसान हो गया, या कोई अर्थक्वेक आया, वो कोई लॉस हो गया, ये एबनॉर्मल लॉसेस हैं आप लोगों के। ऑलराइट, नेक्स्ट चलें। अब किसी को इस पॉइंट में कोई मसला? ऑल क्लियर? नेक्स्ट देखें, कहता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एक्सचेंज ऑफ एसेट इज सेम एज अबव एज दोज अप्लाइड अंडर IAS 16। तो बेसिकली IAS 40 और 16 में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ एक दो पॉइंट्स के, उसके अलावा आप ऐसे ही समझे जैसे IAS 16 हमारा चल रहा है, लेकिन एक नया चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाना है, इसके नोट्स भी बिल्कुल वैसे ही बनते हैं जैसे हम लोग IAS 16 में बना रहे थे, सेम वैसे के वैसे नोट्स इसके बन जाएंगे हमारे पास। अब देखिए, कहते हैं मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, आफ्टर इनिशियल रिकॉग्निशन एन एंटिटी में चूज एज इट्स अकाउंटिंग पॉलिसी कि वो या तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चली जाए या फिर कॉस्ट मॉडल पे, और अगर कॉस्ट मॉडल पे जाएगी तो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 16 डेप्रिशिएट भी होगा, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और WDV पे रिकॉर्ड करेंगे। फिर देखें, the chosen policy must be applied to all the investment property. All entry change in policy shall be made only if the change results in financial statement providing reliable and more relevant information, and such change shall be retrospectively adjustments in accordance with the requirements of IAS 8। ये हमारे सिलेबस का पार्ट है और ये हम लोगों ने देखना है कि अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज में चेंज आता है तो इसके ना दो किस्म के प्रोस्पेक्ट होते हैं जो हम लोगों को देखने होते हैं, और वो ये है कि या तो उसमें रेट्रोस्पेक्टिव चेंज आता है या प्रोस्पेक्टिव चेंज आता है। कोई भी अगर इवेंट अकर होता है तो उसका जो चेंज आता है वो या तो होता है रेट्रोस्पेक्टिव या होगा प्रोस्पेक्टिव। ये इंशाल्लाह IAS 8 में जाकर देखेंगे, जब IAS 8 पढ़ेंगे ना, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज एस्टिमेट्स एंड एरर्स, तो वहां पर जाकर हम इसको इन डिटेल देखेंगे। अब क्या कहता है, कहते हैं IAS 40 states that a change from the fair value model to the cost model is unlikely to result in more appropriate presentation। कि अगर ये देखो, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट आप लोगों ने पढ़ा था IAS 16 में, उसी की तो बात कर रहे हैं। वहां पर क्या था कि आप डेप्रिसिएशन मेथड, रेजिडुअल वैल्यू या यूजफुल लाइफ को चेंज करते थे। यहां पर क्या कह रहे हैं कि अगर आप लोग एक मॉडल से दूसरे मॉडल पे जाना चाहो तो आप हमें बताओ कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मोर रिलायबल रिजल्ट्स प्रोवाइड करती हैं एज कंपेयर टू प्रीवियस मॉडल, तो आप लोग उसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। तो हमें इस बात का एविडेंस देना होता है कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन दे रही हैं अगर हम लोग अपने मॉडल को चेंज कर लें तो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट में भी तो हमने यही बात कही थी कि वैसे नहीं चेंज कर सकते, लेकिन डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना। लेकिन अगर आप ये उसको बता दें कि भाई पुराने वाला मेथड रिलायबल नहीं है, उससे मजे मैं ज्यादा एक्यूरेसी के साथ अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना पा रहा, इसलिए मैं चेंज कर रहा हूं, तो फिर आप चेंज कर सकते हैं उसको। एनी डाउट? ऑल क्लियर? चल, अब हम लोग बात करेंगे किसकी? फेयर वैल्यू मॉडल की। आर यू रेडी? अंडर फेयर वैल्यू मॉडल
अब देखिएगा, अब ये वो पॉइंट बता रहा है जिसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। अब देखिए बच्चे, मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं था, ये सारी चीजें बताने के बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चला जाता, आपने सॉल्व भी कर लेना था। लेकिन आप में वो परफेक्शन नहीं आनी थी, वो निखार नहीं आना था जो इसको स्टडी करने के बाद आना है, वो कॉन्फिडेंस नहीं होना था जो इसको स्टडी करने के बाद होना है। देखो यार, खाना हर कोई बना लेता है, ठीक है, लेकिन एंड पे देखो, एक तरीका होता है, खाना बनाया बस एमी प्लेट में डालो मेहमान के आगे, ये ले भाई खाना खा। एक है कि जरा बादब तरीके से, हालांकि खाना वही है, चाहे जाके दाल दे दो उसको, लेकिन ऊपर जरा उसने धनिया शनिया डाली हुई है, थोड़ा सा मक्खन की तहक लगा दिया, जरा एक अच्छी प्रेजेंटेशन है, रोटी रुमाल में लिपटी हुई है, जाके पेश कर, खाना वही है। लेकिन किसका ज्यादा असर होना है? आप जब पहले वाले को चाहे आप चिकन कोरमा दे दो, लेकिन उसको ऐसे फेंको, वो माइंड करेगा इस चीज। लेकिन दाल दी, लेकिन बादल तरीके कैसे दी, वो कहेगा यार क्या बात है। अब भाई यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है, चीजों को बड़े अच्छे तरीके से पेश करो, तब आए कि आपके जो जो एग्जामिनर होगा या पेपर मार्कर होगा, उसके दिल पे जाके आपकी बात असर करेगी। अदरवाइज उसने भी कहना है बस ठीक है ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्या करना है, कहते हैं ऑल इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज रीमेजर्ड एट द एंड ऑफ। अब यहां पर आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप 2 साल 3 साल 5 साल बाद जाओ, आपने हर साल फेयर वैल्यू मॉडल, फेयर वैल्यू डिटरमिन करनी है। जबकि IAS 16 ने क्या कहा था, 2 साल 3 साल 5 साल एसिड की नेचर को देख लेना, तब जाकर रिवैल्यू कर लो, मैं हर साल की पाबंदी नहीं। क्लियर? नेक्स्ट देखो, कहते हैं एनी रिजल्टिंग फेयर वैल्यू गेन और इज रिकॉग्नाइज्ड इन फॉर द पीरियड। जबकि IAS 16 में ऐसा नहीं था। IAS 16 में क्या था कि एक तो फेयर वैल्यू गेन नहीं था, रीवैल्यूएशन गेन एंड रीवैल्यूएशन लॉस। लॉस था तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, लेकिन गेन था तो इक्विटी के अंदर रिवैल्यूएशन सरप्लस के तौर पर। ऑलराइट, इसने कहा कि चाहे गेन है चाहे लॉस है, जिस साल आ रहा है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को चार्ज करते हैं। क्लियर? फिर क्या कहते हैं, कहते हैं द प्रॉपर्टी वुड नॉट बी, तो अब डेप्रिशिएट करने की कोई जरूरत है, क्योंकि हर साल वो अपनी फेयर वैल्यू पे जा रही है, और वो फेयर वैल्यू गेन लॉस वो आप लोग रिकॉर्ड भी कर रहे हो, तो डेप्रिसिएशन की जरूरत नहीं है। कौन से मॉडल पर? फेयर वैल्यू मॉडल पर। किसी को कोई डाउट? दिस इज डिफरेंट टू द रिवैल्यूएशन मॉडल ऑफ IAS 16 where gains are reported in other comprehensive income and accumulated as। ऑल राइट, नेक्स्ट देखें। अब ये आपके पास एग्जाम्पल आ गई, जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 1 जरा सॉल्व करें, शाबाश जल्दी करें। एग्जाम्पल नंबर 1 बड़ी सिंपल सी सादा सी एग्जाम्पल थी। बेसिकली वो चीज चेक कर रहा था कि आपको कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू मॉडल की समझ आई है या नहीं आई। अब देखो क्या कहते हैं, क्वेश्चन को जरा गौर से देखो। 1 जनवरी ईयर 1, एंटिटी P परचेज द बिल्डिंग फॉर इट्स, तो यहां से वैसे पता चल गया कि भाई IAS 16 नहीं अप्लाई करना, IAS 40 अप्लाई करना है, शाबाश। बिल्डिंग कॉस्ट ₹1 million विद ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ रुपीज, और हम लोगों ने क्या कहा था, ट्रांजैक्शन कॉस्ट बिल्डिंग की कॉस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट का, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमारे पास बनेगी 1010। ये बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, क्लियर? फिर कहते हैं द डेप्रिशिएबल अमाउंट, भाई डेप्रिसिएशन नहीं है, डेप्रिशिएबल अमाउंट जिसको डेप्रिशिएट करना है ओवर द पीरियड ऑफ 50 ईयर, और वो हमारे पास कितनी है, 300,000। अब ये रेजिडुअल वैल्यू नहीं है कि मैं कॉस्ट में से 300,000 को माइनस करूं, नहीं, इसको डेप्रिशिएट करूंगा ओवर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। At the end of year 1, property fair value have risen to rupees this। तो अब क्या करना है, अगर मेरे पास है कॉस्ट मॉडल, तो ईयर 1 के लिए मैं इसमें से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस
भाई फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। मेरी बात पे की है, फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इज इक्वल टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आएगा, 300,000 डिवाइडेड बाय द आंसर इज, तो ये 6,000, और एसिड रिकॉर्ड हो जाएगा अपनी WDV पर, विच इज दिस। ऑलराइट, और अगर फेयर वैल्यू मॉडल होगा तो एसिड रिकॉर्ड होगा इस वैल्यू पर। तो अब अगर मैं एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की बात करूं, तो कॉस्ट मॉडल के मुताबिक मैंने 6,000 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना था। लेकिन अगर मैं बात करूं फेयर वैल्यू मॉडल की, तो मैं 290,000 का फेयर वैल्यू गेन रिकॉर्ड करूंगा। यूं नहीं कि कुछ नहीं रिकॉर्ड करना, फेयर वैल्यू गेन या लॉस तो जाना था ना। और फेयर वैल्यू गेन 300,000 का नहीं है, 1010 को 1300 पे लेकर जाना है। 290,000 का फेयर वैल्यू गेन है। मेरी बात क्लियर सब बच्चों को? अब अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो ये बात आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, एसिड की कॉस्ट ये WDV आ जाएगी, फिर SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसिड रिकॉर्ड होगा 1040 पर। ओके, लेकिन अगर हम लोग फेयर वैल्यू मॉडल पर जाएं तो फिर हम लोगों ने जाकर फेयर वैल्यू पर उसको रिकॉर्ड करना है, और 290 का गेन ऑन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, मतलब आप लोगों ने लिख देना है फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई नेम है जैसे बिल्डिंग, तो लिख दो फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिल्डिंग। क्लियर? कोई डाउट? चले नेक्स्ट देखें। कहते हैं I-40 रिक्वायर्स ऑल एंटिटीज टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब देखिए, ये वो बातें हैं जो बज़ाहिर आप लोग स्किप कर जाते हैं, सक्सेसफुली इग्नोर। और आई कैप भी कहता है भाई यही तो इंपॉर्टेंट बात थी जिसको आपने सक्सेसफुली इग्नोर किया था। इसी में से आपका कोई ना कोई MCQs बन जाता है। देखिए भाई, मैंने सिर्फ 10, 8, 12, 20 मार्क्स के लिए प्रेपरेशन नहीं करनी, मैंने उसे 1 नंबर के MCQs के लिए भी प्रेपरेशन करनी है। क्या मुझे पता हो एट द एंड ऑफ द पीरियड जब मैं एग्जाम में बैठा हूं तो MCQs में से तो 10/10 पक्के हैं मेरे, 10 नहीं तो 8 तो कंफर्म है। ओके, अब आप खुद देखो कि वैसे 50% रेट है पासिंग, मतलब पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए, आउट ऑफ 150 होने चाहिए। लेकिन अगर मैं आपको MCQs इस तरह से ऐसे तैयार करवा दूं कि आपको पता हो कि 10 में से 8 तो आ जाएंगे, तो पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए, कितने में से? तो बेसिकली आप लोगों का ये जो पासिंग परसेंटेज है ना, ये 50 से गिर चुकी है। ओके, अब आपको 50% मार्क्स नहीं चाहिए, क्योंकि 90 का 50% तो 45 बनते थे, जबकि आपको कितना चाहिए, जस्ट 42। तो आप लोग खुद देख लो कि आपने इस तरह से अपने आप को सक्सेसफुल करना है कि MCQs बोनस के तौर पे रखनी है, कि ये वो पोर्शन है जिसने मुझे 40s में नहीं रुकने देना, और इसने धक्का लगा के मुझे 50 क्रॉस करवा देना। ओके, आपकी गलती पता है क्या होती है, आप MCQs को पहले काउंट करते हो पास करने के लिए। आपने ये देखना है कि पास मैंने बाकी 90 मार्क्स में से होने, MCQs मेरे बोनस पे है, और मैंने 90 में से 50 लें। ऑलराइट, 50 की कोशिश करोगे तो 90 में से 45 आएंगे, और बाकी MCQs ने दे देने आपको। क्लियर है? तो पास करना कोई ऐसा मसला नहीं है आप लोगों के लिए, इंशाल्लाह आप इजीली पास कर लेंगे। लेकिन ये वो पॉइंट है जिन्होंने आपके MCQs ठीक करवाने हैं। अच्छा, मेरे पास अक्सर स्टूडेंट्स आए, मतलब रिजल्ट के बाद बहुत से बच्चों ने मशवरा वगैरह लिया, तो हर किसी का यही ओपिनियन था, सर वो ना MCQs नहीं ठीक हुए, जैसे हमने MCQs देखे तो उसमें मेरे 1-2 मार्क्स आ रहे थे। और उसकी सबसे बड़ी रीजन पता है क्या थी? उन्होंने स्टडी टेक्स्ट नहीं पढ़ी। जिससे भी मैंने पूछा ना, मैंने कहा स्टडी टेक्स्ट पढ़ी है, नहीं सर मैं मिस्टर दिस से पढ़ा और मैंने तो उसी की बुक यूज की। फिर मसला ये होता है कि आप लोग भी वहां से आए हुए हैं, आप लोग भी पढ़े हुए हैं, तो आपको भी पता है कि आपको स्टडी टेक्स्ट कोई नहीं पढ़ाता। इवन के अपनी बुक भी वो आपको थ्योरी नहीं पढ़ाते हैं, वो क्वेश्चन पे लेके चले जाते हैं, तो आपके वो 10 मार्क्स जाए हो जाते हैं।
अब ऐसी सिचुएशन में आपने 90 में से 50 लेना है, तो बेसिकली आप 50% से ज्यादा की मेहनत करोगे उस पेपर के लिए। ऑल राइट, तो आप लोगों ने भाई एमसीक्यूज तो बोनस है मेरे, उसमें तो मैं किसी किस्म की कोई मिस्टेक करना ही नहीं चाह रहा, और एक एमसीक्यू से उसे पता चल जाता है कि आपको ये स्टैंडर्ड आता है या नहीं। उसके लिए जरूरी नहीं वो आपसे 10 नंबर का क्वेश्चन पूछे, नहीं, एक एमसीक्यू का कोई एक पॉइंट उसको ये बता देता है कि आपको ये स्टैंडर्ड आता है या नहीं आता। अब देखें इधर क्या लिखा हुआ है, ये पॉइंट, और ये हमारे ना जो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स होती हैं या हमारे एग्जाम में जो पेपर आएगा उसको सॉल्व करने के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है फिर ये। अब देखें क्या लिखा हुआ है, IS40 requires all entities to measure the fair value of investment property for the purpose of either measurement if the entity uses the fair value model or disclosure if it uses the cost model। क्या कहा है इसने, रिक्वायर्स, कौन कौन रिक्वायर कर रहा है, IS40 अब 16 की नहीं बात कर रहा, क्या रिक्वायर कर रहा है तमाम एंटिटीज से कि टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर द पर्पस ऑफ आइदर, कहते हैं अगर आप लोग फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो तो फिर तो लाजिम बात है आपने फेयर वैल्यू फाइंड करनी है। हाँ, लेकिन कहते हैं अगर आप कॉस्ट मॉडल पे भी है ना, आप फेयर वैल्यू तब भी फाइंड करोगे, और फिर कॉस्ट मॉडल पर हो वहां तो यूज करोगे नहीं, तो हमें डिस्क्लोज करना है कि भाई ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो मुदस्सिर भाई मैंने कॉस्ट मॉडल पे रखी हुई है, मैं डिस्क्लोज करूंगा कि इसकी फेयर वैल्यू ये है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे IS16 के अंदर रीवैल्यूड एसेट रीवैल्यूड अमाउंट पे जाता है, लेकिन डिस्क्लोज करते थे कि अगर कॉस्ट मॉडल यूज करता तो इसकी कॉस्ट WDV ये हो। क्लियर हो गई है बात, अब ये पॉइंट क्लियर है सब बच्चों को, मतलब पता चल गया कि भाई फेयर वैल्यू पर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी रखिए फिर तो मसला नहीं है, फिर डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रखी फेयर वैल्यू पर है। लेकिन अगर फेयर वैल्यू पे नहीं है तो मैं डिस्क्लोज करूंगा कि भाई कॉस्ट मॉडल के मुताबिक तो उसके ऊपर मैंने वैल्यू लिख दी, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू मार्केट में ये है। ओके हो गई बात। तो अक्सर बच्चे ये कहते हैं कि सर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर कॉस्ट मॉडल पे थी तो फिर उसने फेयर वैल्यू क्यों बताई हमें, तो इसीलिए बताइए कि आप डिस्क्लोज कर सकते हो। क्लियर। अच्छा फिर देखो, कहता है एन एंटिटी इज इनकरेज बट नॉट रिक्वायर्ड टू मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन बाय एन, अच्छा, who holds a recognized and relevant professional qualification and has recent experience in the local or category of the investment property being value। IS16 के लिए जरूरी था क्या कि आप जो वैल्यूएशन करवाओ ना इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूअर्स से करवाओ, मतलब उसके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो उसको वैल्यू करने के लिए, उसके पास एक्सपीरियंस हो, वो उसी कैटेगरी का बंदा हो और आपसे इंडिपेंडेंट हो। गॉट इट। लेकिन IS40 ने कहा कि अगर आप ऐसा करते हो तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, मतलब इसने थोड़ी सी रियायत दे दी है कि आप वैसे मार्केट निकल जाना, पता कर लेना मार्केट में क्या वर्थ है, आके अपने पास रिकॉर्ड कर लेना, इसके लिए किसी सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर साथ में तुम एविडेंस लगा दो किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से, इसकी वैल्यूएशन करवा के फिर फेयर वैल्यू इसकी रिकॉग्नाइज करके लिख दो तो वो ज्यादा अच्छी बात है। बात क्लियर होगी सब बच्चों को। नेक्स्ट देखो, डिस्पोजल। तो इसका डिस्पोजल भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने IS16 का किया था, मतलब ऐसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, इजीली हैंडल कर लेंगे। कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी डी रिकॉग्नाइज्ड कब, ऑन डिस्पोजल, या फिर when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal। अब या तो डिस्पोजल या दूसरा हम लोगों ने ट्रांसफर भी तो पढ़ा था ना, तभी तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो वो नहीं रहती ना, तो अगर हम उसका यूज चेंज कर लें तभी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से डी रिकॉग्नाइज होगा। एक तो डिस्पोजल से मुराद होता है बाहर किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दें, दूसरा जो पॉइंट है वो ये कह रहा है कि रखो अपने पास है लेकिन उसका इस्तेमाल चेंज कर दो, यूजेज में तब्दीली आ जाओ। क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थी कैपिटल एप्रिसिएशन एंड रेंटल टू अदर्स,
आपने उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज करना शुरू कर दिया, तो अभी तो यूज तो चेंज हो गया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, आपको डीरिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। क्लियर। और इसी तरह से अगर आपने उसको हेल्ड फॉर सेल रख दिया इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं है, इन्वेंटरी में रिकॉग्नाइज हो जाएगी। क्लियर, दोनों पॉइंट्स ओके हो गए। नेक्स्ट देखें, कहता है अब गेन और लॉस अराइजिंग फ्रॉम रिटायरमेंट और disposal of shall be determined as the difference between the net disposal proceed। net disposal proceed से क्या मुराद है? disposal proceed मतलब सेल proceeds, जितने में हम लोग उसको डिस्पोज कर रहे हैं, तो उस थर्ड पार्टी से मुझे कितनी अमाउंट मिली, सेल प्रोसीड। लेकिन नेट का वर्ड क्यों यूज किया है? कि अगर डिस्पोजल के किसी किस्म के कोई एक्सपेंस हैं तो उसमें से लेस कर देना, कि जो पर्सन, कुछ एसेट्स ऐसे होते हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू हम लोग सेल कर रहे होते हैं, तो थर्ड पार्टी को हम लोग कमीशन भी पे कर रहे हैं कि भाई मेरे पास सपोज के एक गाड़ी है, वो गाड़ी मैं सेल करने के लिए गया मार्केट में, तो शोरूम वाले कमीशन लेते हैं अपना। अब शोरूम वाले खुद नहीं रखते, शोरूम वाले कहते हैं आप अपनी गाड़ी हमारे शोरूम में लगा दें, कस्टमर आएंगे, हम उनको इंटरटेन भी करेंगे, हम उनको बताएंगे भी सही, गाड़ी सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, हम उनको एक प्राइस रेंज बता देते हैं कि इस रेंज में जाके इनको सेल करने का। अब लानी बात है, उन्होंने बिल चिल बनाने तो पता तो हमें चल जाता है ना कि कितने में सेल हुई है। सपोज गाड़ी सेल होगी है 30 लाख रुपए की, ओके, और उसके ऊपर उनका 10% कमीशन था, वो मुझे 30 लाख नहीं देंगे, और मैं भी डिस्पोजल प्रोसीड्स 30 लाख नहीं रखूंगा, मैं 27 लाख रखूंगा। ओके, वो डिस्पोजल की अगर कोई कॉस्ट आती है तो वो उसमें से माइनस कर दें। नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स को कंपेयर किया जाएगा किसके साथ? अगर मैं हूं कॉस्ट मॉडल पर तो WDV के साथ, अगर मैं हूं कॉस्ट मॉडल पर तो, और अगर मैं हूं फेयर वैल्यू मॉडल पर तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट के साथ। क्लियर। अब देखो, बिटवीन द नेट डिस्पोजल प्रोसीड एंड द of the asset and shall be recognized in profit or loss in the period of the retirement। और कोई बहुत मुश्किल बात बता दी जो आपको इससे पहले पता नहीं थी, ऐसा ही है क्या? आपको पता नहीं था कि जब डिस्पोजल होता है तो डिस्पोजल के ऊपर जो भी गेन या लॉस आता है उसी साल की स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में जाकर रिकॉर्ड कर देते हैं, वो सब कुछ तो लिखा होगा। तो क्या आप नया स्टैंडर्ड पढ़ रहे हो? नहीं पढ़ रहे हो भाई, IAS 40 नया स्टैंडर्ड है। नो सर, एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करो, इसका रेफरेंस पहले वाला डाटा वही एग्जाम्पल नंबर 1 वाला है क्या? 1010,000 कॉस्ट, 300,000 डेप्रिशिएबल अमाउंट, 50 इयर्स के लिए आपने उसको डेप्रिशिएट करना है, आगे की बातें उसने ये बता दी है। ओके, तो चलो जल्दी से जरा अकाउंट फॉर करो। कैलकुलेट द गेन ऑन डिस्पोजल अंडर कॉस्ट मॉडल एंड रीवैल्यूड फेयर वैल्यू मॉडल, सॉरी रीवैल्यूड नहीं, फेयर वैल्यू मॉडल। चले बच्चे जल्दी से, शाबाश। गेन और लॉस बताना है आपने सिर्फ मुझे, उसके लिए देखो कौन सिर्फ दो चीजें चाहिए होती हैं गेन और लॉस के लिए, नेट डिस्पोजल प्रोसीड, चाहे कॉस्ट मॉडल है या चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है। कॉस्ट मॉडल है तो WDV, फेयर वैल्यू मॉडल है तो एट द डेट ऑफ डिस्पोजल उस एसेट की फेयर वैल्यू क्या। क्लियर, और वो आपको मिल जाएगी अपनी। शाबाश, जल्दी से खुद से करो पहले, मैं बाद में डिस्कस करता हूं। अब बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब एज सच कोई चीज नहीं थी। देखो स्टेप बाय स्टेप आपको स्टडी टेक्स्ट बिल्कुल ऐसे लेके चलता है जैसे एक बच्चे को हाथ पकड़ के उंगली पकड़ के लेके चलते हैं ना, कि आ जाओ भाई तुम्हें चलना सिखाऊं। यकीन करो स्टडी टेक्स्ट ऐसे ही लेके चलता है, अपने बच्चों को ना बिल्कुल बच्चों की तरह लेके चलता है। यही वजह है कि मैं स्टडी टेक्स्ट पे रहता हूँ। अगर ये मतलब एक ऑथेंटिक सोर्स ना होता ना, या इसके ऊपर हमारा इतना मेरा इतना ट्रस्ट ना होता, तो मैं भी अपनी बुक बना चुका होता। लेकिन जब मैंने स्टडी टेक्स्ट को, इससे पहले जो स्टडी टेक्स्ट थे ना वो इतने अच्छे नहीं थे, वहां पे जरूरत पड़ती थी, एक्स्ट्रा नोट्स की भी जरूरत पड़ती थी एंड मच मोर। लेकिन जब से ये स्टडी टेक्स्ट आए हैं ना, बिलीव मी, आपको किसी और की बुक की जरूरत नहीं है, आप स्टडी टेक्स्ट पे रहो अगर आप कामयाब होना चाहते। इवन कि आप लोगों में से बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने PRC में मुझसे पढ़ा है,
तो मैंने QM भी स्टडी टैक्स से पढ़ाई थी, मैंने ITA भी स्टडी टैक्स से पढ़ाई थी, और 100% पासिंग रेट होता है। रीजन कि बच्चे को स्टडी टैक्स पढ़ना आ जाता है, पेपर भी उसी में से होता है। जिसने वो पढ़ लिया है ना, आपका सारा पेपर सॉल्व हो जाता है, कोई मसला नहीं। क्योंकि आई क्या हमने जब भी किसी भी पर्सन को देना है ना पेपर बनाने के लिए, उसने सोर्स क्या बताना है, ये लो भाई हमारा स्टडी टैक्स है और ये हमारे टोटल टॉपिक्स हैं, इसमें से तुमने पेपर बना, उसने थ्योरी और आपके MCQs वगैरह ईच एंड एवरीथिंग यहीं से उठाना। हाँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए वो डाटा लेगा इधर उधर से, लेकिन स्केच सारा यहां से उठाएगा। वो नहीं कहेगा ये ले मिस्टर A की बुक, मिस्टर B की बुक, मिस्टर C की बुक, अच्छा कभी भी नहीं दे। ओके, तो आपने हमेशा इसके ऊपर रहना है। अब देखो यहाँ पर बड़ा भी सिंपल सा क्वेश्चन था, एक कहते हैं एग्जाम्पल 1 तो साथ में लेके चलो। तो एग्जाम्पल 1 के मुताबिक कॉस्ट मॉडल के मुताबिक हमारे पास WDV क्या बन रही थी एट द एंड ऑफ द पीरियड 1004,000, और फेयर वैल्यू मॉडल हो तो WDV क्या बन रही थी 1.3 मिलियन। ऑलराइट, उसने कहा ये चीज तो एज इट इज लेकर आओ। जब ये 2 में आएंगे तो मेरा ओपनिंग यही नहीं होगा, मेरा ओपनिंग सेम यही होगा। क्या फेयर वैल्यू मॉडल पे मेरा ओपनिंग होगा 1.3 मिलियन, कॉस्ट मॉडल पे मेरा ओपनिंग होगा 1004,000। एम आई राइट? कहते जैसे ही सेकेंड ईयर के स्टार्ट में आ गए अर्ली ईयर 2, तो मतलब अर्ली ईयर 2 तो मतलब स्टार्ट ऑफ द ईयर 2, कहते हैं ऐसे को डिस्पोज कर दिया। अब ईयर 2 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करने की जरूरत नहीं। अब कितने पे डिस्पोज किया? कहते हैं वैसे हम लोगों के पास जो सेल प्रोसीड हैं वो 1,550,000 की, लेकिन इस पर 50,000 का एक्सपेंस है, तो नेट सेल प्रोसीड हमारे पास कितनी आ गई 1.5 मिलियन की। ये बात सबको क्लियर? नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स आ गई। कहते हैं भाई अगर कॉस्ट मॉडल हो तो गेन कितना, तो नेट सेल प्रोसीड्स का कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? WDV कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट, और कॉस्ट मॉडल में कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितनी थी 1,004,000। WDV कम है, नेट डिस्पोजल प्रोसीड्स ज्यादा है, तो गेन या लॉस? गेन। कितने का गेन? बस ये आंसर था। ऑलराइट भाई, देखो जैसा क्वेश्चन वैसा ही आंसर करो, जैसा मुंह वैसी चपेट। आप अगर खाम में उलझ गए ना, देखो आपने ये भी देखना है कि उसके मार्क्स कितने हैं। 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए 20 मिनट लगा दिए, कोई फायदा है भला? और अगर आप लोग 10 नंबर के क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगा रहे हो, तब भी कोई फायदा नहीं है। तब भी आपने उसको टाइम उसके मुताबिक देना है, फिर आपको वर्किंग वैसी करनी पड़ेगी क्या आपको 10 नंबर मिल सके। ओके, अच्छा आप देखो नेक्स्ट, फिर से भाई सेल प्रोसीड तो हमारी सेम ऐसी है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू मॉडल की बात करें तो इससे पहले एसेट रिकॉर्ड किया हम लोगों ने 1300,000, तो अभी भी जो फेयर वैल्यू है वो कम, और जो हमारे पास सेल प्रोसीड है वो ज्यादा, तो गेन हुआ कितने का? ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, किसी वर्किंग की जरूरत थी, बस इतना कुछ काम करना था, आपका क्वेश्चन सॉल्व। हाँ जी, यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू? सही चल रहा है सारा पॉइंट? अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। कहते हैं भाई आपने वैसे तो फेयर वैल्यू मॉडल ही यूज करना है अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे, कॉस्ट मॉडल भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर चाहे कॉस्ट मॉडल है चाहे फेयर वैल्यू मॉडल है, फेयर वैल्यू तो डिस्क्लोज तो करनी है ना, अगर कॉस्ट मॉडल भी है तो। कहते हैं कि अगर इनएबिलिटी हो तो मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन है कि किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं और उसकी फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर करने की सलाहियत नहीं रखते, इनएबिलिटी किसी भी तरह से कोई भी सिचुएशन, लेकिन आपको उसकी फेयर वैल्यू नहीं मिल रही, तो ऐसी सिचुएशन में आपके पास क्या ऑप्शन मौजूद हैं, तो उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। कहते हैं देयर इज अ रेप्यूटेबल प्री presumption that an entity can reliably measure the fair value of investment। भाई इसीलिए तो वो फेयर वैल्यू मॉडल को चूज करती है, क्योंकि उसकी assumption स्टार्ट में क्या होती है
कि उसने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू को रिलायबली मेजर कर लेना है, ऑलराइट। लेकिन बाद में on a continuing basis, however, in exceptional cases, the following guidance is applicable. क्या इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर, अब एक एसेट यार कंप्लीट ही नहीं हुआ तो उसकी मैं फेयर वैल्यू क्या बताऊं? एक एसेट है ही अंडर कंस्ट्रक्शन तो उसकी फेयर वैल्यू क्या बताएं हम लोग? तो ऐसी सिचुएशन में देखो क्या कहते हैं, कहते हैं इफ एन एंटिटी determines that the fair value of investment property under construction is not reliably measurable but expects the fair value of the property to be reliably measurable when construction is, सच्ची बात है कि जब आपका काम इन प्रोसेस होता है ना तो लोग आपसे कहते हैं भाई कंप्लीट कर लो उसके बाद हम देखेंगे, और उस टाइम पे हम लोग रेट भी लगा लेंगे, ओके। लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, तो अंडर कंस्ट्रक्शन में फेयर वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकता, एम आई राइट? लेकिन जब कंप्लीट हो गई तब तो फाइंड कर सकता हूं ना, उसने अभी तक यही बात की है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, कहता है इट शैल बी मेजर्ड दैट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन एट until either its fair value becomes reliably measurable on construction is whichever is earlier। कहता है ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कि कंस्ट्रक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुई लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब उसकी फेयर वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं, तो कहता है तब तो आप फेयर वैल्यू पे मूव कर जाना, या जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब भी तो फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लोगे, तब भी फेयर वैल्यू पे चले जाना। लेकिन जब तक फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते तब तक कॉस्ट ऑफ एसेट तो आपको पता है ना कि भाई चाहे एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन है, आपको इतना पता है कि आप इसके ऊपर कितना मटेरियल लगा चुके हो, आप इसके ऊपर कितनी लेबर लगा चुके हो, आपके कितने अदर ओवरहेड्स इसके ऊपर एक्सपेंसेस हो गए, क्या आपको पता नहीं होगा इस चीज का? आपने अपना रिकॉर्ड मेंटेन किया हुआ है, तो जहां तक का काम हो चुका है ना उधर तक के एक्सपेंसेस का पता होता है, तो वही तो कॉस्ट ऑफ एसिड बन जाएंगे, ऑल राइट। तो जब तक फेयर वैल्यू डिटरमिन नहीं कर सकते उसको कॉस्ट पे रखना, कोई शो, और जैसे ही फेयर वैल्यू डिटरमिन कर लो, चाहे एसिड कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपने उसको फेयर वैल्यू पे कन्वर्ट कर देना। एनी डाउट? नेक्स्ट पॉइंट इज, कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब कंप्लीट हो चुकी है ऐसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है जैसे लैंड, अब उसको तो कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है ना, हाँ एक घर था बना बना यही ले लिया है, नॉट अंडर कंस्ट्रक्शन पर कंप्लीट फॉर्म में मौजूद है। If an entity determines that fair value of investment property other than an investment property under construction is not reliably measurable on continuing basis, the entity shall measure that investment property, देखो all investment property नहीं लिखा, वो एक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी फेयर वैल्यू आप डिटरमिन नहीं कर सकते उसको कॉस्ट मॉडल पे रखने और उसके ऊपर ऐसे I16 अप्लाई कर देना, मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू डब्ल्यू, लेकिन सिर्फ उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, सब पे नहीं। अब क्या कहते हैं, द रेजिडुअल वैल्यू ऑफ सच इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शैल बी अज्यूम टू बी, और इसके लिए लाजिम बात है डेप्रिशिएट करना है, तो डेप्रिसिएशन के लिए फिर रेजिडुअल वैल्यू क्या रखें, तो कहता है वो आपने जीरो रखें, क्लियर। फिर एंटिटी शैल कंटिन्यू टू अप्लाई I16 until ऑफ सच, और जब तक ये फिर आप डिस्पोज ना कर दो तब तक इसके ऊपर I16 अप्लाई करते रहना, कोई डाउट? ऑल क्लियर? चलें नेक्स्ट, प्रीवियसली मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, कि इससे पहले फेयर वैल्यू डिटरमिन कर सकते थे तो रिकॉर्ड भी फेयर वैल्यू पे हो रहा था, लेकिन इस साल जब हम गए ना तो फेयर वैल्यू का पता नहीं चला, रिलायबली मेजर नहीं कर पाए, तो अब क्या करने हम लोगों ने, इफ एन एंटिटी हैज प्रीवियसली मेजर्ड एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एट फेयर वैल्यू इट शैल कंटिन्यू टू मेजर द प्रॉपर्टी एट अनटिल, बात समझ आई है कि अगर आप एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करती हो तो उसके डिस्पोजल तक उसको फेयर वैल्यू पर ही रिकॉर्ड करना, डन। कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करते हो तो उसके डिस्पोजल तक
कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई करना। अब क्या है, और ट्रांसफर टू ऑनर ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी और इन्वेंट्री, तो ये भी एक किस्म का डिस्पोजल ही है ना, डी रिकॉग्निशन। डिस्पोज कर दो या ट्रांसफर कर दो, दोनों सिचुएशन में आपने एक ही मॉडल अप्लाई करना है। इवन इफ comparable market transaction become less frequent or market prices become less readily available, कि मतलब आप लोगों को अगर फेयर वैल्यू नहीं मिल रही तब आप लोगों ने बिल्कुल इसके मुताबिक चलते रहना है, फिर जैसे आपने रिकॉर्ड किया। कोई डाउट? चलें अब आ जाएं एग्जाम्पल नंबर 3, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अच्छा, आपके आई कैम में ना आजकल जो क्वेश्चन वगैरह आ रहे हैं ना, उनका पैटर्न तकरीबन इस तरह का होता है कि आप लोगों को ना एक ही क्वेश्चन 10-12 नंबर का होता है, लेकिन उसमें 4-5-6 पॉइंट्स होते हैं, और वो सारे पॉइंट इंडिपेंडेंट पॉइंट्स होते हैं। मतलब पॉइंट ए का पॉइंट बी से कोई ताल्लुक नहीं होता, पॉइंट बी का पॉइंट सी डी ई से कोई ताल्लुक नहीं होता, और हर पॉइंट के किसी के 2 नंबर होंगे, किसी के 3 नंबर होंगे। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि उसमें कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ओके, ये जितनी चीज दिखने में आसान लगती है ना, उतना ही कॉम्प्लेक्स कर देती है ये चीजें। तो आप लोगों ने ना ऐसे क्वेश्चन के लिए बिल्कुल रेडी रहना है, और ये भी आई कैप का पास्ट पेपर है। आई कैप अपने पास्ट पेपर में इससे पहले ये वाला क्वेश्चन पूछ चुका है। अब आई कैप की पता है खूबसूरती क्या थी, कि उसने जो बहुत पुराने पास्ट पेपर थे ना, जो आसान आसान थे, उसको रेलिवेंट बनाया और उसको रख दिया समझाने, कॉन्सेप्ट्स में लेकर आ गया। और जो उसके रीसेंट पास्ट पेपर है ना, 2020 से ऑनवर्ड, 2020 से ऑनवर्ड जितने भी रीसेंट है, वो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल बना, सिर्फ इतना फर्क है। तो इस क्वेश्चन को देखो, अब उसने क्या लिखा है, इसकी रिक्वायरमेंट देखें पहले। कहते हैं फॉर ईच ऑफ द अबाउ प्रॉपर्टीज, each of the above properties briefly state how it would be treated in the financial statement of Victoria for the year ended 31st December 2008, year 8, identifying any impact on, फिर कहते हैं प्रोड्यूस एन एनालिसिस ऑफ नॉन करंट एसेट फॉर Victoria फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2008 showing each of the above properties, टोटल कॉलम नॉट रिक्वायर्ड। मतलब अब देखो, अक्सर बच्चों को ये नहीं पता चलता मैंने बताना क्या है। मतलब ये अगर रिक्वायरमेंट देखो तो मतलब आपको क्या लगता है कि आपको क्या कुछ बताना चाहिए, और सब बच्चे ये डिसाइड करते रह जाते हैं कि मैंने बताना क्या था। और हालांकि क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं होता। अब मसला ये होता है कि उसने आपसे एक रूट पूछा है, आप शायद वहां तक पहुंच भी जाए, लेकिन आप रूट डिफरेंट चेंज लेके चले जाते हो। पहली सिचुएशन में क्या पूछता है, कहते हैं जो मैंने ऊपर आपको 3 प्रॉपर्टीज बताई है ना, हर प्रॉपर्टी के लिए ब्रीफली स्टेट, तो मतलब आपने वर्ड्स में कुछ बताना है, उसको न्यूमेरिकली बताने की जरूरत नहीं है। एज सच वर्ड्स में कुछ बताओ, क्या चीज बतानी है, हाउ इट वुड बी ट्रीटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि अगर आपके पास कोई, आप बताओ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या नहीं, पहली चीज ये बताई आपको। फिर अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो मैंने उसको अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पर करना है, और उसका अब आगे देखो उसके साथ में क्या लिखा, आइडेंटिफाइंग एनी इम्पैक्ट ऑन द, और इस ट्रांजैक्शन का मेरे प्रॉफिट और लॉस पर इस साल का इम्पैक्ट जाएगा, और ये बातें स्टेट करनी है। तो मतलब न्यूमेरिकली प्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए आपकी, एक थ्योरेटिकल पैसेज होना चाहिए आपको। अब बच्चा क्या करता है, वो न्यूमेरिकली कॉस्ट इज दिस एंड अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड डब्ल्यूडीवी, और नेक्स्ट पॉइंट पे चला जाता है। क्लियर? अच्छा, दूसरी बात फिर उसने क्या कही, कहते हैं इन तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में बताओ कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर, मतलब अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी तो नॉन करंट एसेट ही है ना, तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगा, इनको रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करोगे। गॉट इट? अब हर प्रॉपर्टी को अलग अलग से देखना है। अब देखें क्या कहता है, कहता है Victoria owns several properties and has a year end 31st December. Whenever possible, Victoria carries investment property under, and whenever possible मतलब अगर फेयर वैल्यू नहीं होगी तो उसकी मजबूरी है, लेकिन अगर फेयर वैल्यू है तो उसने फेयर वैल्यू मॉडल ही अप्लाई। क्लियर? अब प्रॉपर्टी 1 देखते हैं, क्या कहते हैं, वॉज एक्वायर्ड ऑन 1st January year 1। अब मैं कौन से ईयर पे हूं,
बस इस बात का ख्याल रखना है कि अगर कहीं कॉस्ट मॉडल आ गया तो मुझे क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चाहिए होगी, और 8 सालों की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन चाहिए फिर मुझे। अब क्या कहते हैं, ईयर 1 इट हैड अ कॉस्ट ऑफ रुपीज। अच्छा देखो, क्या अभी पता चला कि भैया मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है या वैसे ही नॉन करंट एसेट पीपीई है? अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं चला। आगे देखो क्वेश्चन में कहते हैं कंप्राइजिंग रुपीज 500,000 फॉर एंड 500,000 फॉर बिल्डिंग, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग। तो मतलब लैंड अगर आ गई तो उसने तो डेप्रिशिएट नहीं होना, अगर मैं कॉस्ट मॉडल पे चला भी गया तो अगर डेप्रिशिएट करना भी पड़ा तो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग को। बिल्डिंग हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 years. Victoria uses this property as its, यहां से पता चला है कि आया 16 है या 40 या 2 है। ऑलराइट, तो क्या मेरा सीक्वेंस ठीक नहीं है कि मैंने 16 के बाद आपको 40 पढ़ाया है? अगर मैं आपको पहले 40 पढ़ा देता कि छोटा सा स्टैंडर्ड है, तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझ आता? क्या आपको ये स्टैंडर्ड समझ आता? तो भाई मुझे पता है कि मैंने अपना सीक्वेंस कैसे रखा। ओके, अच्छा अब यहां पे देखो, हेड ऑफिस है तो IS 16 है, तो क्या उसने बताया कि रिवैल्यूएशन मॉडल? अच्छा, अगर सपोज नहीं बताया तो क्या उसने रिवैल्यूड अमाउंट बताई है? तो भाई कहाँ जाना चाहिए? कॉस्ट मॉडल पे जाना चाहिए। ऑलराइट, फिर पहली चीज मैं आपसे यही बताऊंगा, एज प्रॉपर्टी 1 इज यूज्ड फॉर head office, so it's treated in IAS 16 property plant and equipment. It is not an investment property. पहली बात यही बतानी है। फिर उसने क्या कहा था, इस एक तो यही बात कही थी ना कि इसको स्टेट करो। फिर कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह से जाके रिकॉर्ड करोगे, कैसे रिकॉर्ड करेंगे इसको? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेट, इट इज रिकॉर्डेड, रिकॉग्नाइज, इट इज मेजर्ड एट कैरिंग अमाउंट। और वो कैसे आएगी हमारे पास? कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओके, फिर उसने कहा था प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या लेके जाओगे? मैं कहूंगा द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। कोई बात समझ आ नहीं गई? तो ये एक पैसे लिख के देना था। अच्छा, इस पे 4 चांद लग सकते थे कि अगर आप थोड़ी बहुत वैल्यूज भी लिखते जाते, कि अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना है तो कौन सी वैल्यू का बताना, कैसे? अब की तो कौन सी वैल्यू का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताऊंगा? 500 डिवाइडेड बाय 40 फॉर द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ गया, और वो आपके पास आ रहा है 12,500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आज करूंगा। ओके, अच्छा फिर सेकंड पार्ट में उसने क्या पूछा था कि आपने इसको रिकॉर्ड कौन सी वैल्यू पे करना है? तो कौन सी वैल्यू पे करूंगा भाई? लैंड तो 500 की 500 पे ही रहेगी, लेकिन जो बिल्डिंग है 500,000 divided by 40 and multiplied by 8, okay, is equal to 100,000। और तो टोटल वैल्यू इसकी प्रॉपर्टी 1 की क्या बनेगी? 900,000। बात क्लियर हुई? 500 की लैंड, 400 की बिल्डिंग, तो टोटल। अच्छा अब यहां पे देखो, जरा पढ़ो इसको। This property is used by Victoria as its and therefore cannot be treated as, it will be treated as, क्या मैंने ये बात बोली नहीं थी? तो देखो भाई, सेंटेंस में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगी। मैं कोई पुराने पाक की आयत नहीं लिखने लगा कि मैं जबर जेर की भी गलती ना करूं। तो एक इंग्लिश में अपनी बात बतानी है तो वो सेंटेंस थोड़े ऊपर नीचे, लेकिन क्या बातें तो यही थी ना। फिर देखो, एंड विल बी स्टेटेड एट माइनस इन द, क्या मैंने बताया नहीं था आप लोगों को? फिर द डेप्रिसिएशन फॉर देयर विल बी चार्ज इन द, और क्या मैंने स्टार्ट में आपको बताया नहीं था कि न्यूमेरिकली नहीं बताना, क्योंकि उसने कहा था स्टेट करो। तो अब बच्चा क्या करता है, यहाँ पे सारी कैलकुलेशंस बता देता है, जरूरत ही नहीं थी भाई, उन्हें पूछा ही नहीं है। ज्यादा भी कैलकुलेशन तो बस डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बता दो कि भाई इतना जाएगा। ओके, अच्छा फिर देखो यहां पर ये प्रॉपर्टी कौन सी? कॉस्ट मॉडल। ये हमारे पास 100,000 की टोटल लैंड,
ये बेसिकली नोट ऑन पीपी बने हुए हैं ना, तो ये तो पीपी कब में आएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो ये है नहीं, तो ये पीपी में आ गया। अच्छा, पीपी और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का एक ही नोट बन सकता है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि पीपी का नोट अलग से बनाओ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनाना चाहो बना लो, अच्छी बात है, नोट ऑन पीपी, नोट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन आप एक ही नोट बना सकते हैं, नोट ऑन नॉन करंट एसेट्स, क्लियर, उसमें तो पीपी को अलग कर लो, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को अलग कर लो, और नीचे बता दो कौन सा पीपी है और कौन सा इन्वेस्टमेंट, नीचे नोट सबका सेम ही है, उसमें कोई मसला नहीं है, क्लियर। अब यहां पर देखो, फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ गई, ये देखो, ये फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ये क्लोजिंग, तो इससे पहले 7 ईयर्स का तो ओपनिंग बनेगा ना, ये आ गया, और आपने ये जाके रिकॉर्ड कर, कोई डाउट, ऑल क्लियर, चलें गुड, शाबाश। नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 2, दिस इज हेल्ड फॉर इट्स, तो स्टार्ट में उसने बता दिया कि मेरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी IS40 इसके साथ डील करेगा, एंड शुड बी ट्रीटेड एज, ये तो मैं सोल्यूशन पढ़ रहा हूँ, तो बताओ ना मुझे was acquired many years ago, मैं कहूँ ये क्या बात है, ये सोल्यूशन ही बता रहा है मुझे तो सारा, many years ago for rupees, many years ago पता नहीं कब, तो मतलब शायद मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज ही ना करनी पड़े, ओके, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ गया तो मुझे जरूरत भी नहीं है, मैंने तो उसको उसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, फॉर इट्स, वाह क्या बात है, बता दी बात, तो हमें पता चल गया है कि I16 अप्लाई नहीं होना, ऑन 31 दिसंबर ईयर इट हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ रुपीज, भाई 2008 के लिए मेरा ओपनिंग 2.3 होना है, तो मुझे अब जरूरत ही नहीं है कि 1.5 पे पहले कॉस्ट इसकी 1.5 थी, मुझे जानने की जरूरत ही नहीं है, 2008 में मतलब ईयर 8 में इसका ओपनिंग कितना, ये जब मुझे आके मिला ना तो ये 2.3 पे था, ओके, फिर क्या कहते हैं, ईयर 8 में इसकी जो फेयर वैल्यू है वो एंड यूजफुल लाइफ ऑफ, अब मुझे जरूरत ही नहीं है कि भाई तुम कितने साल जिंदा रहो, ओके, मैं क्या करूंगा, सिंपली 2.3 से इसको लेके आ जाऊंगा 2.7 पर, 0.4 का फेयर वैल्यू गेन प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में जाके अदर इनकम के तौर पे रिकॉर्ड कर दूंगा, ओके, हो गई बात, इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए है तो IS40 इसके साथ डील करेगा, फिर साथ में बता देंगे कि फेयर वैल्यू के ऊपर ये रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में फेयर वैल्यू गेन चला है, ओके, आई होप के ये आप पढ़ लोगे तो आपको समझ आ जाएंगी, साथ में ये देखो 2.3 का मिला, ये फेयर वैल्यू गेन आया, ये क्लोजिंग, जब फेयर वैल्यू पर है तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं, ओके, प्रॉपर्टी 3 कहते हैं वॉज एक्वायर्ड ऑन 30 जून ईयर, तो 30 जून मतलब बात ना खटक गई कि कोई ना कोई ट्विस्ट आने वाला है, और यहाँ पे 6 मंथ की डेप्रिसिएशन है, और रिमेनिंग लाइफ भी फाइंड करने के लिए मुझे बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा, ओके, फिर क्या कहता है, फॉर ₹2 million एंड इट्स इन्वेस्ट फॉर इट्स, पहली स्टेटमेंट तो आ गई, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 3 इज फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल, तो ये ट्रीट होगी IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के तौर पर, द directors believe that the fair value of the property was ₹3 million on 31 December 2000, अच्छा यहाँ तक बात बड़ी प्यारी प्यारी चल रही थी, हमने भी कह दिया कि चलो भाई 3 मिलियन पे रिकॉर्ड कर लेंगे, ओके, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एंड ₹3.5 मिलियन कहता है ईयर 8 में है, लेकिन ड्यू टू स्पेशलाइज्ड नेचर ऑफ दिस प्रॉपर्टी दिस फिगर कैन नॉट बी corroborated, मतलब हम इन वैल्यूज के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो जब रिलायबली मेजरेबल नहीं है तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करना, कॉस्ट मॉडल पे चलेगा, अब जब कॉस्ट मॉडल पे जा रहा हूं तो प्रॉपर्टी 3 के बारे में बताऊंगा कि उसकी फेयर वैल्यू क्या है, तो ये जो फेयर वैल्यू दी गई है ना, ये जस्ट डिस्क्लोज करूंगा जाकर कि वैसे इनकी जो फेयर वैल्यूज हमें मिल रही हैं वो ईयर 8 में 3.5 मिलियन, लेकिन मैंने कॉस्ट मॉडल यूज किया, क्यों, बिकॉज दीज वैल्यूज कैन नॉट बी corroborated, तो इसने मुझे कहा कि भाई फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड ना करना, फेयर वैल्यू मॉडल ना अप्लाई करना, कॉस्ट मॉडल पे जाना, तो जब कॉस्ट मॉडल पे जाऊंगा तो भाई कॉस्ट तो 2 मिलियन ही रहेगी, ओके,
लेकिन अब ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 2 मिलियन डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 5.5 ओपनिंग के लिए ईयर 7 तक। ईयर 7 में से भी देखो तो ईयर 2 के मिड पे लिया था, तो ईयर 2 के मिड से लेकर ईयर 7 तक 5.5 साल बनते हैं। ओके हो गई बात? तो ये जाके हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसे बता देंगे हेल्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल shall be treated investment property, however since fair value cannot be arrived at reliably, it will be held at cost minus accumulated depreciation in the statement of financial position, and depreciation for the year will be an expense in the statement of profit or loss. This situation provides the exceptions to the rule whereby all investment property must be held under either fair value model or the, तो कहते हैं कि ये हमारे पास एक्सेप्शन थी हमारे रूल की। डन। नेक्स्ट अब देखो 200 साथ में ये 220 आ गया फॉर द ईयर 40, ये क्लोजिंग, ये WDV। किसी को कोई डाउट? यहां तक सारी बातें क्लियर? चले आपने यहीं तक ही अच्छे तरीके से इसको रिवाइज कर लेना है। साथ में IAS 16 का आप लोगों का टेस्ट है नेक्स्ट लेक्चर में, और हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफर इंशाल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।